सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका स्वागत। हम्म, और आज मंगलवार है। हम सभी को राम राम बेटा, मंगलवार है। राम राम जी। डेट हो गई है शायद 2 है ना, 2 दिसंबर। जी जी बस 2 दिसंबर 2025। इसमें बेसिकली चैप्टर 4 चल रहा है। हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ सप्रेशन। डॉक्टर प्रफुल्ल विजयाकर सर के द्वारा दी गई बुक है, जिसमें चैप्टर 4 चल रहा है। हम पेज नंबर 47 पे हैं आज। 47 पे हेडिंग चलेगा सिग्निफिकेंस। बड़ी अच्छे से हमारी ये पीछे निकली सैमल लेयर का सप्रेशन किस तरह से है, फिर कैसे कैसे सप्रेस होकर के नेक्स्ट लेयर पे, नेक्स्ट स्टेज पे जाता है। तो सिग्निफिकेंस में कह रहे हैं सर कि द ग्रोथ एक्सिस, ब्रैकेट में कह रहे हैं अबाउट 4 इन नंबर, represents growth and the gradients of food supply from neuroectoderm to mesoendoderm, mesoendo and ectoderm, ब्रैकेट में करें क्लॉकवाइज। ये जो ग्रोथ एक्सिस है, इन एक तो बताया बड़े सर ने कि ये 4 हैं संख्या में, और ये रिप्रेजेंट करती है ग्रोथ को, ग्रोथ और ग्रेडियंट ऑफ फूड सप्लाई को। कहां से कहां तक? न्यूरो एक्टोडर्म टू मीजो एंडो एंड एक्टोडर्म की तरफ को, और ये भी क्लॉकवाइज में होता है। वन एक्सिस आल्सो कम्स फ्रॉम न्यूरो टू एक्टोडर्म, और एक एक्सिस जो है वो आती है न्यूरो से लेकर के एक्टोडर्म से, न्यूरो एक्टोडर्म टू एक्टोडर्म, ऐसे कहो। ऑल दीज ग्रोथ एक्सिस आर क्यूरेटिव एक्सिस। ये चारों जो एक्सिस हैं ये क्यूरेटिव एक्सिस मानी जाती हैं। द टॉक्सिन्स आर थ्रोन आउट फ्रॉम आइदर न्यूरो टू मीजो टू एंडो टू एक्टो इन क्लॉकवाइज मैनर, और न्यूरो टू एक्टो इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर। जो टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर फेंके जाते हैं उनका एक्सट्रैक्ट होता है या तो न्यूरो एक्टोडर्म से मीजोडर्म की तरफ आएगा, मीजोडर्म से फिर वापस एंडोडर्म की तरफ आएगा, एंडोडर्म से फिर वापस एक्टोडर्म की तरफ आएगा, या फिर ये होता है क्लॉकवाइज मैनर में जो सर कह रहे हैं। और एंटी क्लॉकवाइज मैनर में भी कई बार टॉक्सिन्स को बॉडी बाहर फेंकती है, न्यूरो एक्टोडर्म से सीधे एक्टोडर्म पे। जो आपके चिकन पॉक्स वगैरह और ये जो स्मॉल पॉक्स वगैरह जो आते हैं ना, इनमें आपने देखा होगा एक कॉप्लिक स्पॉट बनते हैं फेरिंग्स में, और अक्सर नेजोफेरिंग्स वाला जो वो पार्ट है वो खास करके वो पार्ट होता है जिसके बीच में एक्टोडर्म के न्यूरो एक्टोडर्मल लेयर के बीच में मेसोडर्म या दूसरी लेयर नहीं होती, तो डायरेक्ट वहां पे थ्रो आउट करते हैं कई बार टॉक्सिन्स। और ये म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन पे भी मिलने के भाव हैं ऐसे, जहां पे न्यूरो टू एक्टोडर्म भी टॉक्सिन्स को बाहर फेंकती है बॉडी। कह रहे हैं 10 diseases are cured by the body itself in either of these directions। और इस तरह से डिजीज जो है शरीर के द्वारा क्योर किया जाता है अपने तरीके से, अपने आप ही, किसी भी एक डायरेक्शन को अपनाते हुए। All disease follow the clockwise direction of cure except viral diseases। वही भाव आ रहा है जो अभी पॉइंट आया था कि सभी डिजीज बेसिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। कहने का भाव है कि वो न्यूरो टू मीजो, मीजो टू एंडो, एंडो टू एक्टोडर्म की तरफ को जाकर के क्योर होते हैं, सिवाय वायरल डिजीज के, हर्पीज, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के। ये न्यूरो टू एक्टो आता है बेसिकली। बॉडी इज ट्राइंग टू थ्रो आउट द टॉक्सिन्स ऑफ दीज डिजीजेज और cure the infection as is represented by the following facts। ये जो डिजीजेज हैं, हर्पीज, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, शायद इनके बारे में कह रहे हैं कि बॉडी ट्राई टू थ्रो आउट द टॉक्सिन्स ऑफ दीज डिजीजेज या क्योर द इन्फेक्शन एज इज रिप्रेजेंटेड द फॉलोइंग फैक्ट्स। इन
फैक्ट्स के द्वारा जो है रिप्रेजेंट होगा कि किस तरह से इन डिजीज के बाद को ये क्योर करती है बॉडी। ए पॉइंट करें, इन मीजल्स एंड चिकन पॉक्स एटसेट्रा एनेंथीमा इज फॉलोड बाय एक्जेंथीमा, दैट इज इरप्शन इनसाइड माउथ कम्स फर्स्ट एंड स्किन इरप्शन फॉलो। मीजल्स और चिकन पॉक्स की पहचान भी यही कर रहा है, कोपलिक स्पॉट के रूप में करते हैं अमितपाल भाई, डॉक्टर दीपशिखा एंड अदर। सबसे पहले ये देखा जाता है ये मुंह में आते हैं, इरप्शन इनसाइड माउथ कम्स फर्स्ट एंड स्किन इरप्शन फॉलो, तो इसको एनेंथीमा टू एक्जेंथीमा का भाव भी दे रहे हैं। ब्रैकेट में कह रहे हैं अपोजिट ऑफ ऑल अदर डिजीजेज वेयर स्किन इज अफेक्टेड फर्स्ट, एंडोडर्म लेटर, जबकि दूसरे डिजीजेज में जहां पर स्किन अफेक्ट होती है पहले और उसके बाद एंडोडर्म बाद में होती है। पॉइंट भी कह रहे हैं दीज डिजीजेज स्प्रेड फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी एंड अप डाउनवर्ड्स, ब्रैकेट में कह रहे हैं वेयर एज ऑल अदर स्किन डिजीजेज स्प्रेड फ्रॉम डाउन अपवर्ड एंड पेरिफेरी टू सेंटर। ये जो वायरल डिजीज हैं ये इनका स्प्रेड होता है सेंटर से पेरिफेरी की तरफ, जैसे कल भी बात आई थी, पहले थोरैक्स पे आते हैं बाद में एक्सट्रीमिटी पे आते हैं इरप्शन, और अबव डाउनवर्ड जाते हैं, जबकि दूसरे स्किन डिजीज जो हैं वो डाउन से लेके अपवर्ड की तरफ को बढ़ते हैं और पेरिफेरी टू सेंटर की तरफ के चलते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहे हैं डिजीज के क्योर होने की तरफ या इनका इन्फेक्शन किस तरह से कवर करती है बॉडी, कह रहे हैं क्योर शुड टेक्स प्लेस एज यूजुअल फ्रॉम अप डाउनवर्ड्स और सेंटर टू पेरिफेरी। Here in these cases it happens to be also the direction of appearance of disease. क्योर जो है वो होना चाहिए आमतौर पर अबव डाउन, अप से डाउनवर्ड की तरफ, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ, और कह रहे हैं कि हेयर इन दीज केसेस, इन केसेस में यही होता भी है, डायरेक्शन जो है वो अपियर होने की डिजीज के रूप में। डी पॉइंट कह रहे हैं रिसीडिंग ऑफ इरप्शन और एक्जेंथीमा लीड्स स्ट्रेट टू न्यूरो एक्टोडर्मल डेरिवेटिव्स ऑफ ब्रेन एंड नर्व सेल रिजल्टिंग इनटू डिजीज लाइक सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पेन एंसेफेलाइटिस और एनी अदर एंसेफेलाइटिस इफ पेशेंट इज क्यूप्रमेट और जिंकमेट एटसेट्रा। ब्रैकेट में कह रहे हैं रिसीडिंग इनके इरप्शन का यदि एक्जेंथीमा का स्ट्रेट न्यूरो एक्टोडर्म डेरिवेटिव की तरफ को अगर हुआ, यानी कि ब्रेन के नर्व की तरफ को, भाव यह है कि यदि इनकी डायरेक्शन जैसे आ रही थी उसके उल्टा कर दी गई और इनका जो रिसीडिंग है, इनका घटने का क्रम अगर बाहर से अंदर की तरफ को हुआ एक तरह से ब्रेन और नर्व सेल की तरफ को, तो फिर उधर ब्रेन और नर्व सेल के रूप में एक नई बीमारी ये बन जाएगी, सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पेन एंसेफेलाइटिस हो जाएगी, SSPE। मीजल्स के दबाने पर, चिकन पॉक्स के दबाने पर या किसी भी वायरल डिजीज को दबाने पर, सप्रेस करने पर सीधे ब्रेन और नर्व सेल इन्वॉल्व हो जाती हैं, ये जान लेना। यह दूसरी तरह की एंसेफेलाइटिस हो जाती है। और यदि पेशेंट खास करके हुआ क्यूप्रमेट और जिंकमेट वगैरह के डिस्पोजिशन का बड़े सर का भाव है, तब तो होना ही होना है। हाँ बिल्कुल, इसलिए देखो उधर सप्रेस इरप्शन हुए, उधर कन्वर्जन बोले तो ब्रेन इन्वॉल्व हो गया, ऐसे जिंकमेट का है जी। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ ठीक से आते थे इधर मुजफ्फरनगर की साइड से, पता नहीं कहाँ से आता था, गोरा सा लड़का था वो, गर्दन गर्दन को है भैया, रूब्रिक याद है अमित? हाँ कन्वर्जन या करके ऐसे था, मतलब केस तो मुझे भी पता है, बाई फेस तो मुझे याद आ रहा, लेकिन
एग्जैक्ट रूब्रिक बता देंगे, अमित अमित शर्मा आएंगे तो वो बता देंगे। अमित कोरिया, हाँ ये कोरिया ही था वो, बल्कि कोरिया ही लिया था कन्वर्जन की जगह अमित पाल, है ना। हाँ कोरिया इरप्शन सरप्राइज आफ्टर था, इसमें और भी है के लिए जिनकम। हाँ तो और उसका डिस्पोजिशन मिला होगा डॉक्टर श्रे, तो लेकिन रूब्रिक यही था कोरिया। हाँ इनमें ड्रास्टिक ही आने हैं, इनमें न्यूरो एक्टोडर्मल के सप्रेशन में ड्रास्टिक आने हैं भाई, अर्थ से फर्श पर और फर्श से अर्थ पर, ऐसे समझो भाई। दोनों एक्सट्रीम है, एक तो बिल्कुल बेसिक है, एक बिल्कुल एडवांस लेयर है। तो जब एडवांस लेयर करेक्ट होएगी तो सीधे स्किन पे आएगी और सारी बॉडी हार्मोनाइज हो जाएगी। और ऐसे ही डिसहार्मोनाइज होने में देर नहीं लगी, कहेंगे यार जरा सा कई बार तो उन्हें पता भी नहीं होता पेशेंट को, कि मैं बाद में ढूंढना पड़ता, जैसे आपने हियरिंग लॉस में ढूंढा या कहीं और भी के कुछ करा था, वो इतना छोटा सा कारण इतने बड़े घटनाक्रम का वो बन जाता है जिम्मेदार, कन्वर्जन जैसे का, एपिलेप्सी जैसे का, ब्लड डल माइंडेडनेस का, सेंसरी डल होने का, क्योंकि लोग एहसास में भी नहीं ला सकते कि इतना बड़ा नुकसान हो सकता, थोड़े से दाने दबा करके जरा सी एक ट्यूब लगाने का इतना बड़ा नुकसान हो सकता है, ये संज्ञान में भी नहीं आता डॉक्टर सर कई बार। हाँ मित, हाँ डॉक्टर अभिषेक हैं, शायद बिजी हैं कहीं। हाँ क्या केस था साहब। जी, हाँ 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 हाँ, ओके, हाँ हाँ हाँ, हम्म हम्म, अ- हाँ और वो उधर सप्रेस होकर के इधर इधर ये न्यूरो एक्टोडर्मल लेयर ही है एपिलेप्सी की एक तरह से, क्योंकि वहां पे आपका मेलानिन पिगमेंट बनना बंद हो जाता है, और मेलानिन सिंथेटिक सिंथेसिस जो होता है जिन सेल्स में, ये ये न्यूरो एक्टोडर्म का ही स्प्रेड हुई वो होती है सेल्स, जो अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग टिश्यू में स्प्रेड आउट होता है, और वो फिफ्थ लेयर वाला एपीयूडी सिस्टम के तहत आएगा ये। तो बेसिकली बिल्कुल इसको समझा जा सकता है। हाँ भैया, हाँ हाँ और ल्यूकोडर्मा आ गया, लेकिन साहब लेकिन झटके तो थे वो फिजियोलॉजिकल डिजीज, और ये है डिस्ट्रक्टिव डिजीज। भले ही चाहे लेयर भले ही नीचे आई हो नर्वस सिस्टम से, नर्व नर्व से भले ही छोड़ दिया ब्रेन ने, लेकिन निचली लेयर पे ये डिस्ट्रक्शन आ गया साहब। तो इसलिए जो है ये केस अकॉर्डिंगली तो है ही नहीं कम से कम, और डिस्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए था, कुछ और हो जाता, नीचे कंस्ट्रक्शन नीचे हो जाता, नीचे की फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती, वो वेलकम था। तो ये बड़ी अच्छी बात आपसे आज महसूस हो रही है मुझे, कि देखो उधर उधर नर्वस सिस्टम ब्रेन इन्वॉल्व था, वहां से हटा तो ये डर्मिस पे आ गया नीचे। लेकिन अब ऐसे तो मोटा मोटा ऐसा लगेगा देखने को कि साहब ये तो ठीक हो गया, ये तो ठीक की तरफ है, लेकिन इधर डिस्ट्रक्शन है और उधर वो डिस्ट्रक्शन नहीं था, कम से कम वहां वो फिजियोलॉजिकल कन्वर्जन थे। हाँ अगर वहां कोई डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी ठीक होके इधर आता तब दूसरी बात समझ लेते हम, लेकिन वो डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी कन्वर्जन में नहीं थी और इधर डिस्ट्रक्शन में आ गई, तो ये तो सप्रेशन है साहब उस मरीज का ना अपना। तो उस जी
नहीं, रूब्रिक तो खैर पूरे केस को देख के ही समझ में आने वाला है, और अदरवाइज तो मोटा मोटा डायरेक्शन पे ही बात हो सकती है कि ये डायरेक्शन किधर गई, है ना। हाँ, रूब्रिक तो फिर आप उसका लेंगे, कुछ निकल के आएगा, केस ही बताएगा साहब। ऐसे तो सीधे सीधे मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसा रूब्रिक को रिलेट कर जाए। तो न, हाँ हाँ हाँ, ले लो। आम नॉर्मल लिखते जाओ, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लिख लो, कैसी लाइफ चल रही है, क्या माहौल है घर का, किसको क्या दिक्कत है, ये वहां से निकलेंगे। फिर वहां से इंफॉर्मेशन आएगी उसके शरीर से, या डायरेक्ट ना भी आए तो उसके सरकमस्टांस से निकलेगी इसकी इंफॉर्मेशन बेसिकली। तो जी भाई, जी। हाँ। हम्म। 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 हाँ, लेकिन बैलेंस नहीं बना पा रही है। हाँ। 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 हम्म। और वैसे वैसे मैं जो जितना समझ रहा हूँ, ल्यूकोडर्मा ना स्किन की डिजीज नहीं मानी जाती है। सर ने पीछे ना कहीं दिया था कि लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं कि ल्यूकोडर्मा स्किन की कैटेगरी में या फर्स्ट लेयर की डिजीज नहीं आती है। फर्स्ट लेयर में ही लिख रहा, देखो। हाँ। हाँ, ये फिफ्थ लेयर की है, ये फिफ्थ लेयर बिल्कुल। हाँ, पेज नंबर 36 पे है। मैं लाइन पढ़ दूं अमित शर्मा, लाइन टू लाइन। कह रहे हैं, इट इज टू बी रिमेम्बर्ड here that psoriasis and lichen planus is of dermal origin, having its effect on epidermis, and leukoderma ब्रैकेट में कह रहे हैं destruction of melanocytes whose origin belongs to APUD system etc are not first stage ectodermal diseases। तो इस तरह से सब चीजों को लेके ही हम अपडेट होते हुए रहें तो अच्छा रहेगा। लेकिन केस लिख लो साहब, केस में निकलेगा जरूर। अमित शर्मा भाई की इतनी अच्छी बात ये आई है कि नेचर आपको मदद करेगी, नेचर मदद करेगी। अगर आपके पास वो बच्चा आया है तो वो फिर से। हाँ। हाँ। और पता है, इसके लिए कल के डिस्कशन को भी हम याद कर लें। उन्होंने कहा है कि ये जो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ लेयर की जो डिजीज है, ये आपके PQR से ठीक नहीं होती, ये आपके स्पेसिफिक उससे सही नहीं होती। इसके लिए आपको होलिस्ट, हाँ, थोरो, जो अभी अमित शर्मा कह रहे हैं ना कि पूरी केस स्टडी डीप में जाना पड़ेगा। तो इसलिए इसलिए मैंने आपसे कहा कि हम जो क्लिनिक पे बैठे होते हैं तो हम जनरली
डायरेक्ट मिलती हैं हमें चीजें, इन केसेस की डायरेक्ट नहीं मिलेंगी। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि साहब मिला तो कुछ है नहीं। वो इसलिए नहीं मिला ना सर, क्योंकि इनमें थोरोली जाना पड़ेगा, वो इसलिए नहीं मिला साहब। हाँ, तो ये केस स्पेशल हैं, तो स्पेशल अप्रोच, स्पेशल केस स्टडी इनकी जरूर से करनी है, ये समझ में आ रहा है इस बुक से। और ई पॉइंट है, ई पॉइंट में कह रहे हैं एनेंथीमा और कॉप्लिक्स स्पॉट अपियर ओनली रूफ ऑफ माउथ और पैलेट। ये जो एनेंथीमा है, ये इन्हीं को ही नाम है कॉप्लिक स्पॉट भी, ये रूफ ऑफ माउथ पे या पैलेट पे होते हैं। दिस इज सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट है इन डिजीज के लिए। दिस पार्ट इज द ओनली पार्ट वेयर न्यूरोएक्टोडर्म एंड ectoderm are in direct connection with each other. Remember, palate is from ectoderm. तो ये वो पार्ट है केवल और केवल, मैं तो न्यूरो एक्टोडर्मल लेयर भी समझ रहा था, हालांकि न्यूरो एक्टोडर्मल सॉरी वो म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन, सॉरी, कि वहां भी डायरेक्ट कनेक्शन सही है। अदरवाइज यहाँ तो सर कह रहे हैं कि ये केवल है वो पार्ट है जहां न्यूरो एक्टोडर्म और एक्टोडर्म जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन में हो जाते हैं, यानी कि इनके बीच में कोई तीसरी लेयर नहीं आती, मेसोडर्म या कोई दूसरी। और ये भी याद रहे कि पैलेट जो है वो एक्टोडर्म से बना होता है। दिस इज द ओनली प्लेस इन बॉडी वेयर मेसोडर्म डज नॉट कम बिटवीन एक्टोडर्म एंड न्यूरोडर्म। ये केवल और केवल वो स्थान है शरीर का जहां पर मेसोडर्म बीच में नहीं आती एक्टोडर्म के और न्यूरोडर्म के। Hence, if patient develops measles, chicken pox, etc., no medicine is the best treatment. देख, ठीक है ना भाई, अगर इसलिए अगर मीजेल्स या चिकन पॉक्स है तो मेडिसिन नहीं देना, कोई मेडिसिन ना देना ही बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। जस्ट वेट एंड वॉच, द बॉडी क्योर्स इटसेल्फ। ऑफ कोर्स ए शार्प वॉच शुड बी केप्ट टू ऑब्जर्व द डिसअपियरेंस ऑफ लीजन। इसमें कोई शक नहीं कि आप बहुत पैनी निगाह बना के रखो उस पे कि ये किस तरह से डिसअपियर हो रहे हैं लीजन। अदरवाइज यह मेडिसिन मत दो, इंटरफेयर मत करो, वेट एंड वॉच करो। इफ एनी अनटोवर्ड डायरेक्शन इज बीइंग फॉलोड, इट indicates a weakening of the body forces of cure, and a homeopath has to intervene immediately with the right simlimum. यहाँ बड़े सर कह रहे हैं कि आप शार्प वॉच बना के रखो मरीज पे यदि डायरेक्शन गलत दिशा में जा रही है। अमित पाल भाई, अगर अनटोवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो ये इस बात का इशारा है कि शरीर का जो फोर्स ऑफ क्योर है वो कमजोर है, वो नहीं ठीक कर पा रहा। अब यहाँ होम्योपैथ को इंटरवीन करना चाहिए इमीडिएटली, फिर राइट सिमिलिमम से। अब देखो, हम बिल्कुल भी यह कसम ना खाएं कि हम देंगे ही नहीं दवा। हम ये देखेंगे कि यदि मीजेल्स का पेशेंट, चिकन पॉक्स का पेशेंट यदि इतना कमजोर है कि वो नहीं उसको सही कर पा रहा, बॉडी फोर्स ऑफ क्योर नहीं सफिशिएंट हो पा रहा, तो फिर वहां आप राइट सिमिलिमम दे दीजिए इमीडिएटली इंटरवीन करते हुए। देखो, ये भी बात नहीं मुझे आज समझ में आई है, नहीं तो मैं तो मान के बैठा था कि इनमें तो कुछ करना ही नहीं है। कर लेगी। अच्छा, इसमें वो मेडिसिन याद आ जाएगी अब हमें, जिंकम मैट। जिंकम मैट की एलेंस्की नोट में एक वर्ड आता है नेचुरे करके, क्या है दीपशिका वो? हाँ हाँ, मेडिकाट्रिक्स नेचुरे कर विश। हाँ, तो ये उसकी विश मेडिकाट्रिक्स नेचुरे यदि कमजोर पड़ गई तो वो क्योर नहीं होगा, वो अनटोवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। और बल्कि मेडिसिन भी देखो, अगर उस टर्म से देखें तो यहाँ जिंकम मैट ही सेट भी बैठ रही है। हालांकि वो आतो और भी जाएंगी जहां वो जो वाइटलिटी को उसकी मजबूत करेंगी सिमिलिमम होने के नाते, परसेप्शन को हटाएंगी। अदरवाइज फिर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ इंटरवीन करना बनता है यदि केस खराब हो रहा है। हम ये ना देखें कि हाँ चिकन पॉक्स निकल रहा है तो ये क्योर ही हो रहा है।
आगे पॉइंट आ रहा है। हाँ भैया, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। तो क्यों नहीं हो रही? हाँ हाँ, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। आगे आगे हेडिंग आ रहा है कंपनसेटरी क्योर। चले आगे अमित शर्मा। हेलो। हाँ कम, हाँ, कंपनसेटरी क्योर्स क्या होते हैं? बड़े सर कह रहे हैं सेवंथ लेयर इज वर्चुअली ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। सेवंथ लेवल या सेवंथ लेयर की जो डिजीज है वर्चुअली वो पॉइंट है जहां से वापसी संभव नहीं है। बट क्योर कैन स्टिल टेक प्लेस ऑफ सर्टेन डिजीज एट दिस लेवल। परंतु ये भी देखा गया है कि क्योर जो है वो हो जाता है कुछ डिजीज में इस लेवल से वापस होकर के भी। हेयर द डेफिनेशन ऑफ क्योर हैज टू बी अंडरस्टूड। अब यहाँ ये क्योर कैसा हो जाता है, किसको हम क्योर कह रहे हैं, जबकि यहाँ नो रिटर्न वाली पॉइंट है ये। तो यहाँ से बड़े सर कह रहे हैं कि यहाँ क्योर की डेफिनेशन हमें समझनी पड़ेगी फिर एक बार। क्योर हेयर इंप्लाइज रेस्टोरेशन ऑफ नियर टू नॉर्मल फंक्शन। यहाँ पे क्योर को हम इस तरह से इम्प्लाई करते हैं कि उतना रेस्टोरेशन हो पाएगा जो नॉर्मल फंक्शन तक पहुंच जाए, विद सेंसेशन ऑफ वेलबींग सेंसेशन के साथ, लीडिंग टू पीसफुल प्रोलॉन्ग्ड एग्जिस्टेंस इन स्पाइट एंड डिस्पाइट ऑफ द पैथोलॉजी। ये हम लोगों के लिए ही भगवान ने यहाँ लाइनें दिलवाई हैं, खास करके बच्चे तो समझते रहेंगे। अमित पाल, अमित शर्मा, दीपशिका और जितने भी सीनियर हैं भाई, क्योर जो है वो रेस्टोरेशन इस लेवल तक हो जाए कि फंक्शन नॉर्मल होने लगे और सेंसेशन ऑफ वेलबींग में बना रहे इंसान, बशर्ते पैथोलॉजी है। कुछ ऐसे डिसीज भी होंगे कि उसकी वेलबींग फील आ जाए, नॉर्मल फंक्शन आ जाए और पीसफुल प्रोलॉन्ग्ड एग्जिस्टेंस उसका बना रहे, उसको बढ़ा दे होम्योपैथी डिस्पाइट ऑफ द पैथोलॉजी। ये नहीं है कहोगे कि पैथोलॉजी तो है अभी, पैथोलॉजी तो है अभी, ये क्योर कहाँ हुआ? हाँ अमित शर्मा, क्या कह रहे हो? हाँ इसका, हाँ हाँ हाँ, अब आप उन एग्जाम्पल्स को याद कर लो। आपको यदा कदा सुनने को मिलते होंगे कि साहब कैंसर का मरीज था, इसे ये कह दी थी कि घर जाके इसकी सेवा करो, फिर इसको घर ले जा रहे थे, कोई होम्योपैथिक डॉक्टर मिल गया, उसने दवाई दी, भैया जब से ये खा पी भी ठीक रहा, इसके दर्द वर्द भी उतने नहीं है, और भैया इसकी थोड़ा सा अपना जिंदगी, ये तो जाने वाला था लेकिन इसकी कुछ उम्र जो है वो 5 साल 10 साल और बढ़ गई होम्योपैथी खाने से। ये वो कंपनसेटरी क्योर है। हाँ, प्रोलॉन्ग्ड एग्जिस्टेंस, प्रोलॉन्ग्ड एग्जिस्टेंस, पीसफुल वेलबींग सेंसेशन और नॉर्मल फंक्शन। तो ये इसको कहेंगे कंपनसेटरी क्योर। खास करके ये कैंसर के रूप में ज्यादा सुनने को मिलेगा आपको, क्योंकि भाई कैंसर होता है, इसको हॉस्पिटल्स ने कह दी कि अब कुछ नहीं हो सकता, घर चले जाओ, इसकी सेवा करो। तो उसके बाद जब होम्योपैथी खाई तो भैया तब से ये ठीक ठाक निगल रहा है, खा रहा है और भैया अपना सही है।
अब आप पूछोगे कैंसर ठीक हो गया कि नहीं? नहीं, कैंसर तो है अभी, लेकिन वैसे भैया थोड़ा सा ठीक ठाक चल रहा। ये है वो कंपनसेटरी क्योर। दिस कैन बी अचीव्ड ओनली बाय होम्योपैथ्स प्रिस्क्राइबिंग ऑन टोटलिटी। या फिर एनिमैन साहब, बड़े सर ने कह दिया कि ये भी केवल वही होम्योपैथ अचीव कर पाएगा इस स्टेट को भी, कंपनसेटरी क्योर को भी, जो टोटलिटी के ऊपर प्रेस्क्राइब कर रहा होगा। कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। ए 4-year-old बॉय, ए पेशेंट ऑफ मिट्रल वाल प्रोलैप्स, इज slated for immediate open heart surgery, was treated with his constitutional simlimum which was phosphorus। 4 साल का बच्चा, मिट्रल वाल प्रोलैप्स का पेशेंट, स्लेटेड फॉर इमीडिएट ओपन हार्ट सर्जरी। स्लेटेड का मतलब क्या है ये? हाँ, इमीडिएट ओपन हार्ट सर्जरी के लिए उसको शायद रिकमेंड किया गया होगा। जिस और बेटा एक दो और वर्ड देखो दाएं बाएं इसका, उम्मीद के साथ। और क्या है? ओके, तो केवल उसकी उम्मीद ये थी कि भाई इसकी ओपन हार्ट सर्जरी करो तत्काल प्रभाव से, अभी के अभी। कह रहे हैं जब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम दी गई तो वो ठीक रहा, इसका मतलब, और वो फास्फोरस था। द बॉय वाज कंप्ले अभी है इसका, इसी केस का है, इसको करते हैं। दिस बॉय वाज कंप्लेन ऑफ ब्रीथलेसनेस ऑन स्लाइट एफर्ट ऑफ वॉकिंग, असेंडिंग स्टेयर्स एटसेट्रा। ग्रेजुअली विद इन 2 weeks time showed remarkable improvement in stamina, and after a repetition of hardly 3 doses over a period of 1 year could sustain an effort of carrying 10 kg of weight up a staircase to the 6th floor of a building regularly। ब्रैकेट में कह रहे हैं एज ही वाज ए कारपेंटर। जब उसे दवाई दी गई, जिसको सांस चढ़ता था, सीढ़ियां चढ़ते वक्त भी बहुत कमजोर था, तो उसका रिमार्केबल इंप्रूवमेंट हुआ स्टेमिना में। और जो उसको 1 साल में केवल 3 खुराक मुश्किल से रिपीट करी थी। उसके बाद 10 किलो वजन वो 6ठी मंजिल पर रेगुलरली ला रहा है, ले जा रहा है, चूंकि वो कारपेंटर है। इवन एज ऑन टूडे आफ्टर 8 years of no other medication he is working really hard for his living without any complaint। 8 साल से कोई दवाई भी नहीं दी गई है, वो अपना जिंदगी जी रहा है बढ़िया, बिना कंप्लेंट के साथ, वर्किंग रियली हार्ड, कठिन काम भी करा। बट हिज इकोकार्डियोग्राम, द कलर डॉपलर एंड ऑल अदर इन्वेस्टिगेशंस फॉर द हार्ट शो ही स्टिल हैज सम ओल्ड प्रोलैप्स मिट्रल वाल। परंतु जब भी उसका इकोकार्डियोग्राम कराते हैं, कलर डॉपलर कराते हैं, तो भाई उसको पुराने जो कहानी है उसकी ओल्ड प्रोलैप्स मिट्रल वाल की, वो अभी भी दिखाई देती है, अभी भी है। हिज मर्मर आल्सो स्टेज, उसमें अभी मर्मर साउंड भी है। फॉर एन एलोपैथिक फिजिशियन ही इज स्टिल डिजीज्ड, बट फॉर ए होम्योपैथिक फिजिशियन ही इज कंपनसेटेड टू कॉल हिमसेल्फ क्योर्ड। एलोपैथिक फिजिशियन के लिए तो वो अभी भी डिजीज में है, लेकिन एक होम्योपैथिक फिजिशियन के हिसाब से वो कंपनसेटेड क्योर है। ऑल दीज आर कंपनसेटरी क्योर्स, ये सभी कंपनसेटरी क्योर्स हैं। इन सच क्योर्स वी डू नॉट सी द एप्लीकेबिलिटी ऑफ हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। इन केसेस में हम हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर को नहीं देख पाते, वो एप्लीकेबल नहीं है देखना, अदरवाइज ये कंपनसेटरी क्योर हैं। ठीक है भैया, बस चलो। पवन बस। हाँ भाई, हाँ मैं निकलूंगा, अमित जरा फोन आ रहा है किसी का। हाँ मैं निकल रहा हूँ भाई, राम राम सबको। अरे